हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो जनरल थिंग से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स है कि कैसे ये स्टडी ऑफ अ बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, हाउ दे आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज, स्कैर्स रिसोर्सेज मतलब कि जो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, उस रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं आउट यूज़फुल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, एंड हाउ कैसे वो एक दूसरे में इंडिविजुअल्स में उसको वो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके बिहेवियर को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है एग्जैक्टली ऊपर की लाइन सेम यही लिखी है। ठीक है। अनदर, उसके बाद दूसरा क्या है, इकोनॉमिक्स में एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज जो रहती है ना, वो किस तरीके से सोसाइटी उसका इस देखो रिसोर्सेज से ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वो स्केर्स रिसोर्सेज से किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है और कितना एफिशिएंटली हो रही है। ठीक है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बताता है कि that although economics that good are scarce and society must use that resource efficiently. ठीक है, बात करते हैं अनदर कंसर्न, इकोनॉमिक विल गो अवे बिकॉज ऑफ फैक्ट ऑफ स्कैरसिटी। हाँ, नॉट गो अवे। हाँ, इकोनॉमिक्स कभी नहीं जा सकता, इकोनॉमिक्स हर जगह है, बिकॉज हमको कुछ ना कुछ हमको स्कैरसिटी रहती है, फैक्ट ऑफ स्कैरसिटी रहती है, और डिज़ायर रहता है इफ़िशेंसी का कि नहीं अच्छे से काम हो, ज़्यादा एफिशिएंट हो। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स कभी नहीं जा सकती क्योंकि कोई ना कोई आता ही रहेगा। ठीक है, जब जब तक हमारे पास, अदर वर्ड्स में, जब तक हमारे पास बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन, तब तक इकोनॉमिक्स चलती रहेगी, और ये बेटर ऑप्शन कभी ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स भी कभी ख़त्म नहीं होता, तो बेटर ऑप्शन तो रहता ही है हर एक व्यक्ति के पास। ठीक है, नाइस। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक इफिशिएंसी रिक्वायर्स दैट इकोनॉमिक प्रोड्यूस दैट हाईएस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी क्वालिटी, जो भी लिखा है इसके अंदर, सीधी बात है। देखो, सीधी बात है कि इकोनॉमी जो भी है वो कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड है, और कैसे हम लोग स्कैर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉपरली प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इफ़िशेंटली। और इसमें लिखा हुआ है, एन इकोनॉमी इज़ प्रोड्यूस्ड efficiently when no individual's economy welfare can be improved unless someone else is made worse off. ठीक है, तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकता जब तक दूसरे का ख़राब नहीं होता। हाँ, इकोनॉमी यही होती है एक्चुअली में। ठीक है, इकोनॉमी एक्चुअली में यही होती है। देखो, जब तक अगर यूएसए अगर यहाँ बैठा है, मानो अगर इसका और इंडिया का अगर बात करें, ठीक है, तो क्या है भैया, क्या दिक्कत है? यूएसए का डॉलर इसलिए डॉलर तेज़ हो रहा है क्योंकि इंडिया का रुपये धीरे धीरे डाउन हो रहा है ना। तो इंडिया का रुपये डाउन हो रहा है, ठीक है, और इसका ये नहीं कि डॉलर ऊपर हो रहा है, डॉलर इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि इंडिया का रुपये डाउन हो रहा है। ठीक है, जस्ट वही ये कह रहा है कि जब तक किसी का वर्स नहीं होता तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, लोग इकोनॉमिक्स खेल जाते हैं कभी कभी जीवन के साथ भी। ठीक है, हाँ, तो वो क्या, हाँ, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का क्या है? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या है? तो देखो, जनरली सिंपल से वर्ड्स में ये कहूँ, देखो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है कि देखो, जब तक सामने वाले को प्रॉफिट नहीं होगा जब तक आपका लॉस नहीं होगा। सिंपल सी बात। अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, अ कंट्री हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इफ इट कैन प्रोड्यूस अ गुड एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अनदर कंट्री। लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स फॉरगो लेस ऑफ अदर गुड्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इट। मतलब मान लो मेरे पास एक पेन है, अब ये पेन को बनाने के लिए मुझे मात्र 2 रुपये लग रहा है। ठीक है, 2 रुपये का मेरे को रिसोर्स लग रहे हैं, और एक ही पेन को बनाने के लिए मैनुअली मेरा दूसरा कंट्री, मेरा बाजू वाला 4 या 6 रुपये में बना रहा है, ज़्यादा रिसोर्स वेस्ट करके। तो एट द एंड मैं जब पेन बेचने जाऊँगा 4 रुपये में, और वो 10 रुपये में बेचने जाएगा, ठीक है, और मार्जिन लाइन दोनों की बराबर है, तो सबसे ज़्यादा किसको प्रॉफिट होगा बताओ? मेरे को होगा कि उसको होगा? मेरे को होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वही है
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जस्ट इट मीन्स टू फोरगो लेस ऑफ अदर रिसोर्सेज, ठीक है। आपको कम रिसोर्सेज में अगर आप एक चीज़ अचीव कर पा रहे हो तो इट्स बेटर फॉर अगर आप कम पैसों कम रिसोर्सेज में आप बेटर चीज़ अचीव कर पा रहे हो देन इट्स बेटर। आप इकोनॉमिक्स में आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत लो है। अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, आप रिसोर्सेज जो हैं उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो क्या बोलते हैं, ओकियोस, एक सेकंड, हाँ, ये ओकियोस जो है ना इससे आया है, इसका मतलब होता है हाउस, और निमेंस से आया है मतलब जिसका होता है मैनेज। एक्चुअली में इकोनॉमिक्स इज़ अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट जैसे कि मैनेजिंग अ हाउस होल्ड यूजिंग अ लिमिटेड फंड्स अवेलेबल, ठीक है। जैसे घर पे मम्मियाँ करती हैं, लिमिटेड हाउस होल्ड कैसे मैनेज करती हैं एक लिमिटेड फंड्स के अंदर हाउस होल्ड को, ठीक है। क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, क्या रखना है, कब रखना है, सब पता है उनको, ठीक है। इकोनॉमिक इज़ अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी चूज़, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, चूज़ मतलब किस तरीके से एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटी स्केर्स रिसोर्सेज का यूज़ करना चूज़ कर रहा है, ठीक है। दैट नेचर एंड प्रीवियस जनरेशन हैव प्रोवाइडेड एंड द की वर्ड इज डेफिनेशन इज चूज़। इकोनॉमी इज़ अ बिहेवियरल और सोशल चेंजेस। देखो इसमें सिंपल सी बात है, इकोनॉमी क्या है, द चॉइस दैट पीपल मेक व्हेन एडेड अप ट्रांसलेट इनटू सोसाइटल चॉइस हो जाता है वो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ अ जस्ट अ बिहेवियरल और सोशल साइंस, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बिहेवियर चेक करता है कि कैसे एक व्यक्ति स्केर्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स, कैसे वो किस चीज़ को चूज़ कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैनुअली लेबर मेरे को लगा दिए, मैंने क्या करा, एक मेरी कंपनी है, मान लो एक मेरी कंपनी है, उसमें कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है, और एक मेरा कंपनी है जिसमें मशीन है, तो मैं ह्यूमन रिसोर्स को चूज़ करूँगा कि अपनी मशीन को चूज़ करूँगा। ऑफ कोर्स मशीन को चूज़ करूँगा क्योंकि 24/7 ये काम करेगी ज़्यादा, और ये पेमेंट नहीं मांगेगी, बस इलेक्ट्रिसिटी मांगेगी और थोड़ा सा मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर मांगेगी, लेकिन प्रोडक्शन हायर। लेकिन वही एचआर की वो ह्यूमन रिसोर्स की बात करूँ तो पेमेंट भी लगता है और बाकी चीज़ें भी लगती है, तो कहीं ना कहीं वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं आपका जो किस तरीके से अब उस कैटेगरी में मैं क्या डिसीजन लेता हूँ, तो इट इज़ अ चॉइस, ठीक है। इसे चूज़ करता किस तरीके से एक व्यक्ति या इंडिविजुअल या सोसाइटी चूज़ करती है स्कैर्ड रिसोर्स को गुड एंड सर्विसेज पर प्रोड्यूस करना और उसको बनाने के लिए, ठीक है ना। तो Samuelson definition emphasize the problem of scarcity and necessity of choice. Choice is a necessity. हाँ, इंक्लूड डायनेमिक परस्पेक्टिव, ये सब लिखा हुआ बेफालतू में, ठीक है। द डेफिनेशन कवर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्पशन अक्रॉस वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम। ऑफ कोर्स डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन अक्रॉस वेरियस, हाँ, इनकी ऐसी की तैसी, ठीक है। अब बात करते हैं वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, वाई टू लर्न द वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। हाँ, किस तरीके सोचना है, सोचना कैसे है वो, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स आप अगर कहीं चॉइस कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई चॉइस बना रहे हैं, तो चॉइस बनाने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, 10 बार आप क्या करेंगे, थिंक करेंगे कि भैया करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। तो इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ये क्या करता है, आपको एक तरीके का थिंकिंग का वे देता है कि हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी आपको पता है कि अगर आपको एक चीज़ बनाने में कुछ लेस अमाउंट ऑफ चीज़ें फोरगो मतलब आपको छोड़नी पड़ रही है या आपको हटाना पड़ रहा है, तो इट्स बेटर, इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लेस। अगर मोर फोरगो करना पड़ रहा है मतलब ज़्यादा चीज़ छोड़नी पड़ रही है एक छोटे से चीज़ के लिए, तो आप कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी क्या है, डाउन, गलत है, गंदी, ठीक है। बात करते हैं, देखो द बेस्ट अल्टरनेटिव दैट वी फोरगो और गिव अप, ठीक है, बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, व्हेन वी मेक अ चॉइस और डिसीजन, ठीक है। आगे चलते हैं। मार्जिनलिज्म क्या होता है, ये होता है कि जैसे कि मैंने किसी को, मान लो मेरे पास एक कार लिखा है, इसमें पेन लिखा है अब मेरे पास दो चॉइस है, कार ले ले या तो पेन ले ले। मैंने कार ले ली, तो कार लेने पर मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कार की अलग होगी, इसकी कुछ अलग होगी, ठीक है। पेन ले लेता तो कहीं ना कहीं मैं IAS बन जाता,
IAS, ठीक है, या कुछ मैं अच्छा कर लेता इंजीनियर करके कुछ, तो फलान टीम का कर लेता, बड़ा आदमी बन जाता, मैं 50 कार खरीद लेता। ठीक, अब मैंने कार खरीद ली, क्या हो रहा है, मैं बन गया ऊबर का ड्राइवर बस। तो कहीं ना कहीं मेरे पास फिर ऊबर का आया, ओला का आया, पैसा जिसमें ज़्यादा दे रहा है उसमें चला गया, उसके बाद दिक्कत दिक्कत ही दिक्कत दिक्कत ही दिक्कत फलाना टीम का। अब वो कह रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज़ हो रहा है। तो यही इंक्रीमेंटल या एडिशनल कॉस्ट जो होता है, आप एक डिसीजन बनाते हैं, उसके बाद वो डिसीजन से कॉस्ट बनते जाते हैं, क्योंकि उस डिसीजन के बाद आपका और भी डिसीजंस आपको बनाने पड़ते हैं। तो इसी को जब आप धीरे धीरे बनाते जाते हैं ना, तो इसमें आपका कहीं ना कहीं ओवरऑल जो जितना भी कॉस्ट रहेगा ना, जितना भी आपने एक डिसीजन लेने के बाद जितने भी आपने डिसीजन लिए उस डिसीजन के कारण वो क्या होगा, जुड़ गया तो मार्जिनलिज्म कहलाता है। ठीक है, अच्छा मार्केट, एफिशिएंट मार्केट क्या कहते हैं? एफिशिएंट मार्केट क्या कहते हैं कि जैसे ही मार्केट के अंदर प्रॉफिट दिखा, नेक्स्ट सेकंड वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ख़त्म नहीं मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिसअपियर लाइक अ फाइटर जेट। ठीक है, ठीक है, एक्स्ट्रा थिंग डिसअपियर लाइक अ फाइटर जेट, फाइटर जेट की तरह गायब हो जाए, आँख बंद करी ऑन करी ख़त्म, प्रॉफिट चला गया। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसका, एफिशिएंट मार्केट। ठीक है, 3 तरह की चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक्स जो स्टडी करते हैं 3 तरह की चीज़ें होती हैं, आपको पता है। ठीक है, थिंकिंग देता है पहले तो, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उसका मार्जिनलिज्म एंड फलाना। ठीक है, अब चलते हैं फॉर एग्जांपल में क्या लिखा है, छोड़ो। हाँ, अनदर इम्पोर्टेंट रीज़न टू स्टडी इकोनॉमिक्स इज टू सी द वर्ल्ड बिहेवियर, वर्ल्ड का बिहेवियर क्या है वो उसको देखना। ठीक है, जैसे कि बिल ऑयल स्पिल, देखो द ह्यूज बिल ऑयल स्पिल कुड चेंज द प्राइस ऑफ ऑयल। ठीक है, अगर जब कुछ हो गया या ऑयल गिर गया कहीं पे, या कुछ अचानक से कंटेनर गायब हो गए, क्या होगा, हालत ख़राब हो जाएगी, सबका ऑयल का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे डायमंड की डिस्कवरी हुई जिम्बाब्वे में 2010 में, तो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि डायमंड एक स्केयर रिसोर्सेस है, बेच के आप कुछ और कर सकते हो, और इससे क्या होता है, आप एक इन्फॉर्म सिटीजन होते हो। नहीं, नींद आ रही है भाई साहब। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट आर माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स आर जस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, एक मेरा फॉर्म है और एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। तो अगर देखा जाए तो मेरा फॉर्म जो है वो कहीं से कहीं 60 से 10 लेबर के बीच वर्कर्स के बीच में काम करता है, इनका 6000 से ऊपर वर्कर्स के बीच में काम करता है। तो कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं जब कोई एक फर्म, वन फर्म या वन इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की बात हो या प्रोडक्शन की बात हो, और ये जो रहता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक फर्म नहीं होता, इसमें पूरा उसका इंडस्ट्री का इम्पैक्ट कितना हो रहा है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर बात करें तो डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इनकम डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्या डिसीजन कैसे बना रहे हैं फार्म्स, इंडिविजुअल हाउस होल्ड कैसे डिसीजन बना रहे हैं, वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एज अ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ अ सिंगल फर्म, एक सिंगल फर्म कितना आउटपुट निकाल रहा है, उसकी जगह ये मैक्रो इकोनॉमिक्स सारे का देखता है और फिर नेशनल आउटपुट निकाल सकता है। ठीक है, उसके बाद है ये लिखा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रोडक्शन, हाँ, तो इसको कैसे याद करते हैं, PPIE, प्रोडक्शन, प्राइस, इनकम और एम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट फ्यू थिंग्स। क्या है देखो प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल फर्म का प्रोडक्शन होगा, ख़त्म, स्टील या ऑफिस ख़त्म। इसमें क्या होगा, नेशनल आउटपुट जैसे कि GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ ऑफ टोटल आउटपुट। ठीक है, प्राइसेस की बात करें तो केवल इंडिविजुअल गुड्स जैसे कि आपका मेडिकल केयर, गैसोलीन, अपार्टमेंट्स, रेंट, ये सब आ गया। और इसके अंदर क्या हो गया, कंज्यूमर प्राइसेस, प्रोडक्शन प्राइस, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये सब देखना पड़ता है। इनकम के अंदर आप देखें तो इनकम, वेल्थ जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इनकम एंड वेल्थ, ये वेजेस इंडस्ट्री में कितनी है, ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, छोटी सिंगल फर्म के लिए, और ये टोटल वेजेस कितना है, सैलरी कितनी है, टोटल ही सब टोटल चलता है इसमें।
इंडिविजुअल में कितना जॉब रिक्रूटमेंट है, और इसमें देखी जाए तो एक अनएम्प्लॉयड एक कंट्री में कितने हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, ये सब आता है, ठीक है। 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, देयर आर 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, ठीक है। अ सोसाइटी मस्ट डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ दिस मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट मे एंड व्हेन दे विल बी प्रोड्यूस्ड। सोसाइटी को निर्णय लेना पड़ता है कि कब प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ठीक है। डिसाइडिंग विच गुड सर्विसेज शुड बी प्रायोरिटाइज, और कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्यों? तो देखो भाई, आप प्रायोरिटाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आप बेनिफिट में जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा प्रोडक्शन, कार में प्रोडक्शन मेरा 400 यूनिट है पर डे, और अगर उसी की जगह अगर मैं एक चिप्स फैक्ट्री डालता हूँ तो मेरा 8 लाख से ऊपर यूनिट प्रोड्यूस होता है, जिसमें मेरी अच्छी कमाई भी है। बट कहीं ना कहीं कार में ज़्यादा है, बट मेरे को पता है कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ इसके अंदर, तो प्रायोरिटाइज मेरे को चिप्स करना पड़ेगा ओवर कार। और वेरियल अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि जिसके ऊपर आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये आएगा इसके बाद। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे हमको बनाना है, जिसको आता है कि देखो प्रोडक्शन टेक्निक्स क्या इस्तेमाल करनी है, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड है, एफिशिएंट कंसिडरेशन है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, क्या क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, फलाना डिप का, ठीक है। और लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, कैसा है, चॉइस क्या है, ठीक है। तो ये सब आता है इसके अंदर, किस तरीके से मेरे को बनाना है, ठीक है। मैंने डिसाइड तो कर लिया मेरे को गुड्स क्या बनाना है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि क्या किस तरीके से बनाना है। तो उसके ये 3 चैलेंजेस है, 3 वो है। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब भाई सब डिसाइड हो गया किस तरीके से बनाना है, क्या बनाना है, पर किसके लिए बनाना है ये तक डिसाइड नहीं होता। वो कौन सा, वो डिपेंड करता है कि मार्केट क्या कहती है। हु गेट्स टू ईट द फ्रूट इकोनॉमी एक्टिवली, इज इट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी एंड वेल्थ फेयर, फलाना, ठीक है। चलो, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का था, डिमांड होता है कंज्यूमर आर विलिंगली टू, देखो कंज्यूमर आर विलिंगली एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। खत्म, डिमांड यहीं ख़त्म होता है। देयर आर नो डाउट मेनी आइटम्स फॉर विच यू हैव विलिंगनेस टू परचेज, बट आप नहीं परचेज करते हो। हैव एन इफेक्टिव डिमांड फॉर देम बिकॉज यू डोंट हैव मनी, बिकॉज आपके पास मनी नहीं होता है उसको परचेज करने के लिए, ठीक है। फॉर डिमांड टू बी इफेक्टिव अ कस्टमर मस्ट बी विलिंगली टू परचेज। अब जैसे कि मैं मर्सिडीज़ खरीदने थोड़ी चला जाऊँगा, मैं मर्सिडीज़ वालों का क्या है, डिमांड कम है, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोग खरीदते हैं बट छोटे नहीं खरीदते, ठीक है। द हायर द प्राइस ऑफ आर्टिकल द अदर थिंग्स हेल्ड कॉन्स्टेंट। देखो अगर मैं बात करूँ, बताओ 10 रुपये की चिप्स है, वो मैंने 15 की कर दी, तो क्या कोई खाएगा? क्या उसका डिमांड बढ़ेगा? ना। जो इसका डिमांड था 8 करोड़ यूनिट, वो अब कितना हो जाएगा? 6 करोड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पैसा बढ़ा दिया। जैसे ही आपने पैसा बढ़ाया वैसे ही डिमांड कम हो गई, क्योंकि आपने पैसा क्यों बढ़ाया, ठीक है। परचेजिंग पावर है बट स्टिल व्यक्ति नहीं परचेज करता है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो भी नहीं परचेज करता है। लेकिन पहले 10 की चिप्स परचेज हो जाती थी, क्योंकि 10 रुपये उनके पास छोटी चीज़ है, ठीक है। बात करते हैं रिलेशनशिप क्या होता है, इन्वर्सली होता है। डिमांड जो होता है ना, उसका इन्वर्सली होता है आपका रिलेशनशिप किसका, कॉस्ट का। डिमांड कॉस्ट के इन्वर्सली होता है। कॉस्ट बढ़ाते जाओ डिमांड घटते जाएगा, ठीक है। डिमांड कर्व क्या होता है, जो कि कॉस्ट और उसका क्या बोलते हैं, गुड्स एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी परचेज एट वेरियस प्राइसेस, ठीक है। द प्राइस प्लॉटेड, प्राइस जो है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट होगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल पे प्लॉट होगा तुम्हारा क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी है, ठीक है। डिमांड कर्व आर यूज टू डिटरमाइन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन, ऐसा होता है। देखो डिमांड कर्व कैसे होता है, एक ही होता है, ये होता है प्राइस, फिर ये रहता है क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड, प्राइस बढ़ते जाएगा तो क्या होता है, घटते जाता है। देखो प्राइस बढ़ा, जैसे घट रहा है ना, ये बढ़ता जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है तो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये घटता जा रहा है, ठीक है। डिमांड कर्व जैसे जैसे प्राइस घटता जा रहा है वैसे वैसे घटता जा रहा है। मैंने ऊपर बताया था ना,
ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसे मेरी आंखों में लापता सा। हाँ, डिमांड कर्व। अब बात करते हैं डिमांड कर्व के बारे में। डिमांड कर्व की ऐसी की तैसी हमने अभी डिस्कस किया। सप्लाई कर्व क्या होता है? देखो, अगर मेरे को मार्केट में 15 रुपया मिल रहा है मेरे सामान का, और वहीं मार्केट में मेरे को 10 रुपया मिल रहा है, तो क्या मैं 10 रुपये में अपना मार्केट का सप्लाई करूँगा क्या मॉडल का? नहीं ना। मेरे को पता है मेरी गाड़ी जो बनी है वो 8 रुपये में बनी है, जो कि प्लास्टिक की गाड़ी है। 8 रुपये में मेरी गाड़ी बनी है, तो क्या मैं 10 रुपये में बेचूँगा कि मैं उसको 15 रुपये में बेचूँगा? मैं ऑफकोर्स 15 रुपये की तरफ जाऊँगा। तो जैसे ही 15 रुपये होगा, मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा? मेरा सप्लाई जो यूनिट था वो 5,000 था, 5,000 से बढ़ के हो जाएगा कितना? 10,000 यूनिट। क्यों? बिकॉज मेरे को ज़्यादा दाम मिला। तो ये क्या होता है? ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जितना ज़्यादा नहीं, सॉरी, ये प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा कॉस्ट जितना बढ़ता जाएगा मार्केट में, उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा? सप्लाई बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ता इसलिए जाएगा बिकॉज सप्लाई बढ़ता जाएगा, एकदम बढ़ता जाएगा सप्लाई, ठीक है। क्योंकि मैं विलिंगली टू पे, मतलब मैं विलिंगली दे दूंगा कि भैया एक काम करो, अगर 20 रुपये में मेरी एक चीज़ बिक रही है, इंस्टेड ऑफ 10 रुपये, काम करो 20 वाले में दे दो, मेरे को बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऐसा देखो, इसमें क्या हो रहा है? क्वांटिटी ऑफ बुक सप्लाइड बढ़ रहा है, क्योंकि 5 रुपया हो गया तो 18 हो गया, 4 घट गया तो घट गया, घटता जा रहा है। यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये है तुम्हारा सप्लाई कर्व, ठीक है। अब इसमें क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड क्या लॉ है? द नेगेटिव रिलेशनशिप, मतलब कि वही लॉ ऑफ डिमांड वही है। डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं आपके प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पता, आगे चलते हैं। तो तेरी यादा सच्चियाँ परतियाँ, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड प्रेजेंटेड ग्राफिकली इज कॉल्ड एज डिमांड कर्व। अरे छोड़ो यार, ये तो मेरे को आता है, सबको आता है, सॉरी, इजी थिंग है, क्योंकि सबको पता है कि क्वालिटी डिमांडेड वर्सेस कर्व प्राइस का होगा। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, हाँ, डिमांड के कितने डिटर्मिनेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला होता है इनकम। आपका इनकम कितना है? डिमांड तभी होता है, देखो, इनकम कम हुआ, ठीक है, तो डिमांड आपकी कम होगी। क्यों कम होगी डिमांड कम? क्योंकि इनकम कम होगा तो परचेजिंग पावर कम होगी, ठीक है, बंदे की, तो उसकी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। बात करें तो वेल्थ एंड नेटवर्थ की, देखो वेल्थ एंड नेटवर्थ भी इम्पोर्टेंट है। टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट अ हाउस होल्ड माइनस इट्स स्टॉक मेजर, ठीक है। तो वेल्थ अगर ज़्यादा होगा देन ऑफकोर्स आपके पास हाथ में पैसे आ रहे हैं तो आप बिल्कुल खरीदोगे। नॉर्मल गुड्स क्या होता है? नॉर्मल गुड्स गुड्स फॉर विच डिमांड गोज अप, तो नीचे जाता है, इनकम गोज डाउन, ठीक है। फॉर विच डिमांड गोज अप व्हेन इनकम इज़ हायर एंड विच डिमांड गोज डाउन व्हेन इनकम इज़ लोअर, ठीक है। लोअर इनकम पर डिमांड कम हो जाती है और हायर इनकम पर डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? गुड्स जो फॉर विच डिमांड टेंड्स टू फॉल व्हेन इनकम राइजेस, इनकम राइज होता है तो क्या होता है? वो गुड्स को लोग छोड़ देते हैं। जैसे कि पेप्सोडेंट है, पेप्सोडेंट जो है वो 80 रुपये का मिल रहा है, और कोलगेट जो है वो 90 रुपये का मिल रहा है। तो लोग क्या करेंगे? इसको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। मतलब अगर कुछ भी हुआ तो क्या होगा? ये फॉल होगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि गुड्स इन विच टेंड्स टू फॉल व्हेन इनकम राइजेस, सॉरी ये नहीं, उल्टा बना दिया मैंने, ये जाएगा नीचे, ये ऊपर जाएगा। मेरे को नींद आ रही है, बाय बाय। शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है? शिफ्ट इन डिमांड कर्व की कैसे जैसे जैसे मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है, इनकम बढ़ता जा रहा है, तो कैसे कैसे मैं डिमांड कर्व में शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद था सब्स्टिट्यूट गुड। क्या है सब्स्टिट्यूट गुड? वो है जो कि जिसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, रिप्लेसमेंट फॉर ऑफ वन अनदर, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? एकदम साथ में जाएंगे तो डूबेंगे, साथ में जाएंगे तो ऊपर आएंगे, ठीक है, ऐसा है, ऐसे गुड्स, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व तो वो इस तरीके से है कि कुछ ऐसा आएगा, हाँ, क्योंकि आपका क्या है कि जैसे आप डिमांड जैसे आप मनी को क्या कर देते हैं, आप कम कर देते हैं तो डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाता है। देखो ये देखो बढ़ गया डिमांड, ठीक है।
डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, अब सप्लाई का डिटर्मिनेंट क्या होता है? देखो सप्लाई का डिटर्मिनेंट होता है वो तो मैं कल बताऊंगा। हाँ सप्लाई का है कि हाँ सप्लाई का है कि कुछ आने टेक्नोलॉजी, इसका डिटर्मिनेंट कल पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है? पीपीएफ, पीपीएफ मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट टू हैव अ मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ठीक है वो, ठीक है। ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय। बहुत ज़्यादा तेज नींद आ रही है। ओ तेरी आजा सच्चियाँ परितियाँ